जितना प्राचीन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है, उतना ही प्राचीन कुंभ महोत्सव भी है। इस सर्ग या कल्प में 1,97,49,49,118 वर्ष सनातन परंपरा के व्यतीत हो गए। यह जो पृथ्वी हमको सुलभ है मर्त्यलोक में, इसकी आयु का अंकन करें तो इतने वर्षों की प्राप्ति होती है। इससे कुछ कम वर्षों से कुंभ की पवित्र परंपरा भारत में चल रही है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ। भारत में जो 4 कुंभ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 4 आम्नाय पीठों की उद्भावना की। पूर्व दिशा में ऋग्वेद से संबद्ध गोवर्धन मठ पुरी पीठ की जगन्नाथपुरी में प्रतिष्ठा की। दक्षिण दिशा में रामेश्वरम क्षेत्र में श्रृंगेरी में यजुर्वेद से संबद्ध एक आम्नाय पीठ की उन्होंने स्थापना की। पश्चिम दिशा में द्वारकापुरी में सामवेद से संबद्ध एक आम्नाय पीठ की उन्होंने प्रतिष्ठा की। उत्तर दिशा में बद्रीनाथ क्षेत्र में अथर्ववेद से संबद्ध ज्योतिर्मठ की उन्होंने स्थापना की। यह जो तीर्थराज प्रयाग का क्षेत्र है, पुरी पीठ के अंतर्गत है। पुरी के शंकराचार्य के प्रशासन क्षेत्र के अंतर्गत इसको समझना चाहिए। हरिद्वार में जो कुंभ होता है और ज्योतिर्मठ के क्षेत्र में है। उज्जैन में जो कुंभ होता है वो द्वारका पीठ के क्षेत्र में है। नासिक में जो कुंभ होता है वह श्रृंगेरी के क्षेत्र में सन्निहित है। नासिक और उज्जैन में अर्ध कुंभ की परंपरा नहीं है। 12 वर्षों में मुहूर्त के हिसाब से पूर्ण कुंभ की ही व्यवस्था है, जबकि तीर्थराज प्रयाग में और हरिद्वार में परंपरा से अर्ध कुंभ की भी मान्यता है। इस वर्ष अर्ध कुंभ का पर्व यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। मैं एक संकेत करता हूँ कि तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि का आश्रम था। रामचरितमानस के अनुशीलन से भी यह तथ्य सिद्ध होता है। महर्षि याज्ञवल्क्य इत्यादि मनीषी माघ मकरगत रवि के होने पर यहाँ आते थे। प्रतिवर्ष वे धर्म और ब्रह्म की चर्चा करते थे। वैदिक वाङ्मय को समृद्ध करने का अभियान चलाते थे। कालक्रम से लुप्त ज्ञान विज्ञान को उद्भासित करने का प्रकल्प चलाते थे। भूमंडल के राजा और क्षेत्रीय राजा उनके पास आकर शासन तंत्र को सुव्यवस्थित करने की प्रेरणा प्राप्त करते थे। और माघ महीने में गंगा यमुना सरस्वती के तट पर इस दिव्य स्थल में 1 महीना संयम पूर्वक व्रत पूर्वक निवास करने से 1 कल्प तक अन्यत्र गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इसलिए इसका नाम कल्पवास है। स्वतंत्रता के बाद इसको मेला का रूप दिया गया,
और धीरे धीरे एक पर्यटन का केंद्र, मेला झमेला का केंद्र बन गया। जो इसका मूल उद्देश्य था वह विकृत और विलुप्तप्राय हो गया है। मैंने कई बार जो कोई अधिकृत व्यक्ति आए मेरे पास, उन्हें प्रेरणा दी कि कम से कम 5 किलोमीटर की परिधि में ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ मान्य शंकराचार्य जैसे प्रबुद्ध आचार्य हों और उस क्षेत्र में 3-4 घंटे तक ही माइक का उपयोग वो भी धीरे से होना चाहिए। साथ ही साथ भारत में जो विदेश के राजदूत हैं और भारत के जो राजदूत विदेशों में हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के भी जो प्रतिनिधि हैं या अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उन सबको निमंत्रित करना चाहिए और वे हम लोगों के पास आकर अपने अपने देश की, विश्व की परिस्थिति को रखें। हम उनकी बात सहृदयतापूर्वक सुने और उन्हें वैदिक वाङ्मय के आधार पर जो संदेश, प्रेरणा, उपदेश हमारे द्वारा प्राप्त हो वह क्रियान्वित हो। साथ ही साथ हमने यह भी संकेत किया कि वेदादि शास्त्रों के आधार पर राजनीति की सर्वसम्मत परिभाषा उद्घोषित हो। उसी के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, मान्य शंकराचार्य के पीठों के माध्यम से विश्व का संचालन हो। वेदादि शास्त्रों के आधार पर सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ और सर्वहितप्रद व्यक्ति तथा समाज की संरचना राजनीति की सार्वभौम परिभाषा सन्निहित होती है। इस प्रकार का सुझाव दिया गया। जो 24 घंटे पाठ करना, माइक के माध्यम से कीर्तन करना ही धर्म समझते हैं, उनकी उपेक्षा ना हो, लेकिन एक मर्यादित समय में परिधि ऐसी होनी चाहिए जो इस महोत्सव का क्षेत्र है उसके किनारे उनको बसाया जाए, ताकि मूल उद्देश्य की पूर्ति में कोई कोलाहल को लेकर विघ्न बाधा न हो। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब प्रधानमंत्री नकली नहीं होते, राष्ट्रपति नकली नहीं होते, पुलिस इंस्पेक्टर कोई नकली बन के घूमे तो अरेस्ट कर लिया जाता है। सोनिया और अडवाणी जी के दामाद जो नकली बनकर घूम रहे थे वो भी जेल खाने के अंदर दिखाई पड़े। तो मान्य शंकराचार्यों के उपहास न करके अराजक तत्व या किसी अन्य को शंकराचार्य के रूप में ख्यापित करना जघन्य अपराध हो। इसमें शासन तंत्र का दायित्व होता है कि कोई अराजक तत्व आचार्य के रूप में न घूमे। तो हमने हर तरह से इसको दिव्य रूप देने का भाव बनाया और जब जब जो कोई मेलाधिकारी आदि हमारे पास आए, हमने तदनुकूल प्रेरणा दी। इस बार यहाँ के कमिश्नर, कलेक्टर ये सब अपनी ओर से आए। कलेक्टर महोदय 2 बार आए। 2 महीने की अवधि में मैं तीसरी बार प्रयाग में आया हूँ। आज सतना की ओर प्रस्थान भी कर रहा हूँ। मेरा भाव यह था कि यहाँ के अधिकारी हम लोगों के अनुभव से लाभ उठावें और उचित ढंग से इस महोत्सव को, पर्व को दिशा देना प्रारंभ करें। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ कि होली के अवसर पर मैं हरिहर आश्रम वृंदावन में था। वहाँ यहाँ के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी मेरे पास 1 घंटे बैठे रहे। कुंभ की जो तालिका उन्होंने बनाई थी पर्व स्नान की, उसका लोकार्पण भी उन्होंने मुझसे ही कराया। लेकिन अब तक हमने यह सुना है समाचार पत्रों के माध्यम से कि 4 बार वे प्रयाग में आ चुके हैं। विस्मृति के कारण या और कोई विधा के कारण यदि उन्होंने यहाँ के प्रबंधकों को, कमिश्नर, कलेक्टर, मेलाधिकारी आदि को प्रेरणा दी होती कि मान्य शंकराचार्य का वो उचित स्थान मिले, उचित ढंग से
उन्हें हर प्रकार से पद के अनुरूप सम्मान मिले तो प्रमाद नहीं होता। हमने यह अनुभव किया है कि जब हमारे पास कलेक्टर आदि आए, हमने बहुत लाड प्यार स्नेह उचित सम्मान देकर इस पर्व को दिशाहीन होने से बचाने का उन्होंने उपक्रम बताया, मैंने उपक्रम बताया। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ कि 26 वर्षों से मैं मान्य शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। आपको यह भी जानना चाहिए कि यदि भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का आविर्भाव न होता तो मूर्ति भंजकों के शासनकाल में जगन्नाथ जी आदि तिरोहित थे, उसकी प्रतिष्ठा भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने की, इसलिए आज हमको पुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन होता है। द्वारकाधीश भी मूर्ति भंजकों के शासनकाल में अधिष्ठिगोचर थे। भगवत पाद शंकराचार्य ने ही अपने चिन्मय कर कमलों से उन्हें प्रतिष्ठित किया। बद्रीनाथ में, बद्री वन में बद्रीनाथ भी तिरोहित थे मूर्ति भंजकों के शासनकाल में, उनकी पुनः प्रतिष्ठा भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने की। यह कुंभ की रूपरेखा भी अत्यंत विकृत और विलुप्त जैसी हो गई थी, इसे पुनः उद्भासित करने का श्रेय भी भगवत पाद आदि शंकराचार्य को प्राप्त होता है। मेरी भावना है कि विशुद्ध रीति से इस पर्व को मेला झमेला से हटाकर स्वस्थ रूप दिया जाए। मैंने अपनी ओर से इतना कहा, अब आपको जो पूछना हो पूछ सकते हैं।